अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपको हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। नादरीन, सियासत के हवाले से और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से समाअत हो रही थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाह रहे। तो उसने कहा कि हमने 8 अक्टूबर की डेट दी है। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि आप हमें बताएं कि 8 अक्टूबर को आपके पास फंड्स कहां से आ जाएंगे। आप हमें बताएं कि 8 अक्टूबर तक दहशतगर्दी कैसे ख़त्म कर लेंगे। जो दहशतगर्दी आज आपसे ख़त्म नहीं हो रही, हम कैसे मान जाएं कि 8 अक्टूबर को आप वो दहशतगर्दी ख़त्म कर लेंगे। और इससे पहले भी इलेक्शन हर हाल में होते रहे हैं। इलेक्शन तो 90 की दहाई में भी होते रहे थे, जब फिरका वारियत अरूज पर थी, जब दहशतगर्दी अरूज पर थी। तो आज हम कैसे कहें कि इलेक्शन हम मुलतवी कर सकते हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो वकील, उसने कहा कि हमें फंड्स मुहैया नहीं किए जाते, हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। उसके अलावा मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल था, उससे सवाल किया कि आप हमें बताएं कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो उसने बताया मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को, वो बहुत खौफनाक है, वो बहुत ख़तरनाक बात उसने कही है। वो एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए शर्म का बास है। उसने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब हो चुका है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। हम बार शो करवाते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, जहाँ पर आप आएँ। हम तो कहते हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम आनी चाहिए। हम तो वीज़े अलाट करते हैं कि आओ देखो पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है। और पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि ये एक दहशत ज़दा मुल्क है, यहाँ पर दहशतगर्दी होती है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। आज कांग्रेशनल हेयरिंग होनी थी, वो इसके ऊपर होनी थी कि पाकिस्तान एक जो इंतशार ज़दा मुल्क है, जहाँ पर दहशतगर्दी बहुत है और पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है, ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और ऐसे मुल्क के पास एटमी असासे होना बहुत ख़तरनाक है। ये कांग्रेशनल हेयरिंग आज होनी थी। और कल अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि हम दहशतगर्द हैं, हमारा मुल्क दहशतगर्दी में घिरा हुआ मुल्क है, हमारे पास पैसे नहीं है। अगर ये पब्लिश हो जाता ना, अटॉर्नी जनरल लिख कर दे देता, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होता। ये दुश्मन मुमालिक के पास एविडेंस आ जाते कि भाई देखो, अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि हम दहशतगर्दी में घिरे हुए मुल्क हैं, जहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, तो इनके एटमी असासे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो इसके पास नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जिसका हमेशा से सियासी वतीरा रहा है कि कभी वो अदालतों पर हमला करते हैं, कभी वो GHQ पर हमला करते हैं। आपको याद होगा कि जब 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो मौलाना फजलुर रहमान ने उस वक्त एक लॉन्ग मार्च किया था, और उस लॉन्ग मार्च में उसने कहा था कि हम GHQ में जाएंगे। और उस वक्त DGISPR जो थे वो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब थे, और उसने कहा था कि मौलाना साहब आए, हम इनको चाय पिलाएंगे। और उस वक्त भी इस मौलाना साहब ने GHQ को धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त GHQ खामोश था। वो इस तरह की ना तो पकड़ धकड़ होती थी, ना इन पर दहशतगर्दी के और पाकिस्तान मुखालिफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, क्योंकि इनके साथ उनकी भी बनती है, उनके भी ताने बाने बनते हैं। तो जब हम देखते हैं कि PTI के हवाले से तो जमान पार्क में बंदूकें तान जाती हैं, क्योंकि ये तो फ़लस्तीन से आए हुए हैं ना। यहाँ पर रेंजर ने बंदूकें तान ली थी, वहाँ पर जो एहतजाज कर रहे थे या इमरान खान के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो तो फ़लस्तीन से या भारत से आए हुए लोग थे। इसके अलावा कल जो बात करते हैं कि इन्होंने जो बिल पास किया है ना जजेस के हवाले से, वो बहुत खौफनाक और शर्मनाक बिल है। उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी जज, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब से होगा, यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत, वो आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। पहले 75 ईयर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार होता है, वो जब चाहे जो भी वो चाहे, जो फैसला अवाम के हक में हो, उसको पता हो कि यहाँ पर अवाम की रूल्स की वायोलेशन हो रही है, वो उस पर सो मोटो ले लेता है, वो आज खुद नोटिस ले लेता है। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है, इनको पता है कि हमारे जो रास्ते में है ना, एक हड्डी अटकी हुई है ना, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। ना हमें आर्मी चीफ से अब कोई खतरा है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हमें कोई खतरा है। सब लोग हमारे साथ हैं, वो हमें सपोर्ट दिए हुए हैं।
हमको खतरा है तो सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतरा है, जो कभी अरशद शरीफ के मामले पर भी उसने सो मोटो नोटिस लिया, और अब जब इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमजा शहबाज को लाया उसने उड़ाकर परा कर दिया। अब नेक्स्ट जो ये अपनी ये भौंडी हरकत कर रहे हैं इलेक्शन पोस्टपोन करने वाली, उसमें भी उसने अज खुद नोटिस लिया, और ये काबिल तारीफ है जो उसने ये काम किया। ये इस तरह ना मुल्क में मालूम होता है कि यहाँ पर कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशन है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसने पास कर दिया कि नेक्स्ट अब से जो भी हुक्मरान आएगा, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, वो सो मोटो नहीं ले सकेगा। वो आज खुद नोटिस की समाअत अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करेगा, बल्कि 3 मोस्ट सीनियर जजेस उसमें शामिल होंगे तो वो आज खुद नोटिस लेगा। वो 3 अब जो है ना, पहले नंबर पे है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, दूसरे नंबर पे हैं काजी फैज ईसा, और तीसरे नंबर पे हैं सरदार तारिक साहब। ये अब से अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो कोई सो मोटो लेता है या वो अज़ख़ुद नोटिस लेता है तो उस पर वो अकेला समाअत नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच नहीं बनाएगा, बल्कि वो 3 मोस्ट सीनियर ये जो सरदार तारिक साहब हैं, काजी फैज ईसा साहब हैं और उमर अता बंदयाल साहब हैं, ये 3 लोग समाअत करेंगे। और आप देखते हैं कि जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं, काजी फैज ईसा साहब, जिनसे पूछा गया कि आपकी बीवी इतनी अरबपति कैसे बन गई, उनके पास इतने करोड़ों का सच कैसे आ गया, उसके आप एसेट्स बताएं, तो उसने कहा मैं नहीं बता सकता, शी इज़ ऑन रिस्पॉन्सिबल ऑफ हर एसेट्स, यानी कि मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद अपने एसेट्स का बताएं कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। फिर जज साहबान ने जब उनको बुलाया और कहा कि आप बताएं आपके पास इतने एसेट्स कहाँ से आए हैं, तो उसने खातून साहबा ने जवाब दिया कि मेरी बलूचिस्तान में गंदम होती है, ये जो मैं पंजाब में लोग रहते हैं उनको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर वैसे भी गंदम को कुछ इतने हालात अच्छे नहीं है, आप भी बलूचिस्तान में चले जाएं, वहाँ पर एक न्यू ट्रेंड चला हुआ है, वहाँ पर भी गंदम होती है और गंदम के इतने एसेट्स हो जाते हैं कि आप बाहर फ्लैट्स भी खरीद लेते हैं, आपके पास अरबों में पैसा आ जाता है। खैर वो बाद की बात है, छोड़ते हैं। वो उसके ताने बाने काजी फैज ईसा से आपको पहले पता होगा कि किस से मिलते हैं या वो पीटीआई की किस तरह एंटी चलते हैं। इसके बाद जो सरदार तारिक साहब हैं वो भी एक तरह के काजी फैज ईसा साहब भी हैं। तो आइंदा से जो भी सो मोटो नोटिस लेगा, जो खुद नोटिस लेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी होगी सरदार तारिक और काजी फैज ईसा को पास बिठाने में। और आप जानते हैं कि जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी रूल्स की रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी होगी उसके खिलाफ बोलेगा तो ये वीटो कर देंगे। ये हमेशा से हम तो देख रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस जो जजेस हैं, हालांकि 17 हैं, इनमें कितने इख्तलाफात हैं और पाकिस्तान को ये दाव पर लगा रहे हैं अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से। ये एक दूसरे के साथ इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जा रहा है और ये वीटो कर देंगे। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोई भी इख्तियार नहीं रहेगा, उसको ये अंधा गूंगा और बहरा कर देंगे, जो खुद ना तो अगर वो पहले तो वो खुद नोटिस लेगा नहीं, अगर वो लेगा तो ये वीटो कर देंगे, लिहाजा कोई काम भी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं होगा। नेक्स्ट, आज जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंच बनाया वो बेंच भी टूट गया है, उसमें भी एक जज ने मासरत कर ली, लेकिन इसमें अब उसको इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो न्यू बेंच बना सकता है। लेकिन एट दी एंड बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ना तो इसका कोई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नुकसान होगा और ना उसके कोई जो सहूलतकार हैं उनको कोई नुकसान होगा। नुकसान होगा तो मेरा होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो इस गरीब आवाम का होगा। क्योंकि कल उन्होंने एक बिल में जो पास किया उसमें यह भी किया है कि अब देखो कि नवाज शरीफ भी अपनी न्यायालय के खिलाफ अपील कर सकेगा, यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी कर सकेगा। तो ये क्या है, पहले इन्होंने नैब को ख़त्म कर दिया अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के हिसाब से नैब के इन्होंने कानून चेंज किए और अब अपने मुफाद के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। यानी कि ये तो बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान है ना, कि जो आए अपनी मर्जी का कानून बनाए, अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहे इलेक्शन कराए, जब चाहे पोस्टपोन कराए। क्या तुम्हारे बाप का मुल्क है? क्या ये इस पाकिस्तान को इसलिए हासिल किया गया था कि तुम हम पर मुसल्लत हो, तुम्हारा कानून चले, तुम बताओ कि हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है? ये अपने ओछे हथकंडों से बाज आ जाएं। और ये जो आप साहब अब तरावियों पे लगे हुए हैं ना, तरावियां बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बुल्ले शाह साहब का एक पंजाबी का शेर याद आया। उसने कहा था, अद्धी रात नमाज नीति दिलू ना गई मोल पलीती, थम्मी वांगू रिया खलो ना लेने एक ना देने दो। भाई आप वो बात कर रहे हैं, आप पहले हम पर हाजी साहब मुसल्लत हुए रहे, हाजी साहब ने अपनी मर्जी के हिसाब से मुल्क चलाया, अपनी मर्जी के हिसाब से हम पर नाअहल लोग मुसल्लत किए
और अब जो हाफिज साहब हैं वो तरावियों में मशगूल है, यहाँ पर चल रहा है कि हाफिज साहब तरावियाँ बढ़ा रहे हैं। और भाई आप तरावियाँ बढ़ाएं, लेकिन आप उन लोगों का भी एहसास करें कि जो रोजे की हालत में भूख से मर रहे हैं। आप उन लोगों का भी ख्याल करें जो नमाज की हालत में रब से रो रो कर दो वक्त की रोटी के लिए दुआएं मांगते हैं। आप उन लोगों का भी एहसास करें जो रोजे की हालत में बाहर मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। आप उन लोगों का भी एहसास करें जो पाकिस्तान के सरमायादार हैं। आप उन लोगों का भी एहसास करें जो 22 करोड़ अवाम जो कीड़ों मकोड़ों की तरह रौंद रही हैं, उनका भी हिसाब करें। ये ऐसे नहीं होगा, पाकिस्तान को कभी भी हम ऐसे नहीं चलने देंगे। पहले भी ये हुआ था कि एक दफा तुर्की के जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो न्यूट्रल हुई थी, जब आपने देखा फिर वहां पर अवाम न्यूट्रल हुई तो आज तुर्की कहां से कहां चला गया। आप वो हालात पैदा ना करें कि अवाम न्यूट्रल हो जाए। जब अवाम न्यूट्रल होगी फिर ना आप बचेंगे ना आपके सहूलतकार बचेंगे और मुल्क पाकिस्तान का बहुत नुकसान होगा। लिहाजा अवाम को मजबूर ना किया जाए। खुदारा इस अपने उच्च हथकंडों से बाज आएं और अवाम के बारे में सोचिए। अपने कानून को अपने हिसाब से मुताबिक चेंज ना करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।